गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वैसे तो मैं क्लास में आपको ये पोएम पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट आज हम फिर से ये पोएम दोबारा पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, एंड इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले मैं आपको इसके राइटर के बारे में बताती हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन American poet and known for his realistic depiction of rural life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रियलिस्टिक पोइट भी कहा जाता है। रियलिस्टिक पोइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी भी वर्क्स होते हैं वो सभी रियलिटी बेस्ड होते हैं। ये अपने वर्क्स में, अपनी पोइम्स में जितने भी कैरेक्टर यूज़ करते हैं वो सभी रियलिटी बेस्ड होते हैं। ये कुछ भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर या अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं बताते हैं। जो हम रियलिटी में जिन चीज़ों को फेस करते हैं उन्हीं पे ये पोइम्स लिखते हैं। तो पोइम के टाइटल के बारे में बात करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, ये जो आपका टाइटल है, डस्ट का मीनिंग होता है धूल या रेत, बट यहाँ पोइम में डस्ट का मीनिंग है गिरना। ठीक है, धूल, रेत, मिट्टी ये सब नहीं है। इसका मीनिंग पोइम में लिया गया है गिरना। स्नो आप जानते हो, आसमान से गिरी हुई बर्फ़ को स्नो कहते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ बर्फ़ का गिरना। तो हम पोइम की तरफ देखते हैं। पोइम के 2 पैराग्राफ्स है, 4 लाइन्स के 2 पैराग्राफ्स हैं। छोटी सी पोइम है, बहुत बड़ी पोइम नहीं है, सिंपल। द वे अ क्रो, इसकी 4 लाइन्स, पहली 4 लाइन्स हम पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट ने दो चीज़ों को सिम्बोलाइज्ड किया है। फर्स्ट तो है क्रो, सेकंड है हेमलॉक ट्री। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे आसपास कुछ बुरी चीज़ों को हम सोच लेते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना। हम सोचते हैं कि अब काम नहीं बनेगा, या किसी का छींक देना, या किसी का टोक देना। वैसे ही क्रो जो है, क्रो को हमारी जो दुनिया है उसके अंदर एक बैड ओमेंस की तरह देखा जाता है, मतलब बुराई का प्रतीक माना जाता है। जैसे क्रो को डार्कनेस, डेथ, इन सब से जोड़ा गया है। इसी तरह से हेमलॉक ट्री क्या है? एक पौधा है जो जहरीला होता है, पॉइजनस ट्री है। ये किसी काम का नहीं होता, बहुत ही जहरीला पौधा होता है। तो पोइट ने इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया है पोइम के अंदर। तो इसी से हम समझ जाते हैं कि ये जो पोइम है, इन दोनों चीज़ों का जो यूज़ किया है। तो ये पोइम लिखते टाइम पोइट का जो मूड था वो क्या था? अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हम ये पोइम पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, ये फर्स्ट और सेकंड 2 लाइनें, इनका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। पोइट कह रहा है, द वे अ क्रो, जिस तरह से कौआ, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर से गुजरा, या मेरे ऊपर उसने अपनी विंग्स फड़फड़ाई। शूक डाउन मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाना उसके ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये 4 लाइन्स है आपकी। कौआ जो है वो कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था। जो ये पॉइजनस ट्री है, इसके ऊपर कौआ बैठा था। और ये हेमलॉक ट्री पूरा स्नो से ढका हुआ था, इसके ऊपर स्नो गिरी हुई थी, बर्फ़ थी इसके ऊपर। तो जब ये कौआ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा तो क्या हुआ? उसकी जो विंग्स हैं, क्रो की जो पंख हैं, उनके ऊपर बर्फ़ चिपक गई। तो जब वो क्रो पोइट के ऊपर से गुजरा और उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाया, अपने पंखों को फड़फड़ाया, तो उसके पंखों पे जो बर्फ़ चिपकी हुई थी वो क्या हुई? पोइट के ऊपर गिरी। द डस्ट ऑफ स्नो शूक डाउन ऑन मी। तो पोइट कहना चाह रहा है कि जैसे ही क्रो ने अपने पंखों को फड़फड़ाया तो उसके पंखों पे जो आइस चिपकी हुई थी, जो स्नो चिपकी हुई थी, वो पोइट के ऊपर गिर गई। मैंने आपको पहले ही बताया था, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ का गिरना। तो बर्फ़ जो है वो पोइट के ऊपर गिरी। ये आपकी 4 लाइन्स का मीनिंग है। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं। क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, और फिर जैसे ही वो पोइट के ऊपर से गुजरा, उसने अपने पंखों को पोइट के ऊपर फड़फड़ाया, तो पोइट के ऊपर जो स्नो है वो क्या हुई? पोइट के ऊपर गिरी। ठीक है।